नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी के सामने मैथ का जो धमाका हम आपके सामने करने वाले हैं। आज से ही आपकी मैथ की क्लास शुरू हो रही दोस्तों। शुरू होनी थी 8 तारीख को, लेकिन बीच में कोई काम था, इसी वजह से शुरू नहीं हो पाई। 2 दिन लेट क्लास आपकी शुरू हो रही है। आज है 10 तारीख और मैथ की जो क्लास रहेगी वो किन एग्ज़ाम को टारगेट करेगी ये आपको मैं बता देता हूँ। रीट एग्ज़ाम होने वाला, रीट 2022 जो आपकी 20,000 पदों पे होने वाली है, उसको टारगेट करके हम चलेंगे। उसके अंदर वीडियो का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला, उसके लिए काफ़ी किफ़ायती क्लासेस रहेगी। स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के अंदर मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, उनको भी टारगेट करके क्लास लेने वाला हूँ। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, उसके अंदर भी दोस्तों आपकी मैथ आने वाली है। सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इसके अंदर भी दोस्तों मैथमेटिक्स आती है। अब आपको बता देता हूँ, ये जो यहाँ पर जो टारगेट रहता है ये 10वीं स्तर का रहता है। 10वीं स्तर की मैथ दोस्तों इन सभी एग्जाम में पूछाती है। अब आपको बता देता हूँ, सेकंड ग्रेड के अंदर 11th 12th एंड कॉलेज ये पार्ट रहता है, लेकिन 10th क्लास का पार्ट भी इसमें इंक्लूड होता है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर मैथमेटिक्स पूछी जाती है। रीट है, वीडियो है, रेलवे ग्रुप डी है, कंप्यूटर अनुदेशक टीचर की वैकेंसी है। इनमें 10वीं स्तर की मैथ और इसका जो लेवल रहता है वो लेवल रहता है 11वीं 12वीं के स्तर का लेवल रहता है, यानी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से 0 से दोस्तों शुरुआत हो रही है। मैं ये मान की क्लास शुरू करूंगा आज से कि आपको कुछ नहीं आता है मैथ में। मैं ये मान के चलता हूं क्योंकि स्टूडेंट, सभी टाइप के स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। आप शुरू से पढ़ रहे हैं, आपने कितने पढ़ रखी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो मैं शुरू से बेसिक से एक एक चीज को डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास काफी बेहतरीन रहेगी और आपको पसंद भी दोस्तों आने वाली है। तो लाइक करते हैं, आपका फर्ज ये बनता है कि लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ पाए हमसे। राजस्थान जीके की क्लास दोस्तों रात 8 बजे शुरू होती है। राजस्थान जीके की डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन करना ना भूले, जो कि रीट में भी कहीं ना कहीं काम आएगी। वीडियो के अंदर स्पेशली यहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के लिए स्पेशली जीके काम आ रहा है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी कारगर सिद्ध दोस्तों होने वाली है। ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। पीडीएफ आपको मिलती है राजस्थान जीके की टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मैथमेटिक्स की पीडीएफ है, आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको यहां से ही नोट करना पड़ेगा। अभी तक मैंने क्रिएट नहीं की है, ठीक है। जब क्रिएट हो जाएगा सब कुछ तो हम अनाउंस करेंगे क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आपको यहीं से नोट करना, बहुत अच्छी सी चीजों को समझना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं एक बार फिर से 0 से हीरो बनने की जो सीरीज है, शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा नंबर सिस्टम। बहुत गहराई से मैं समझाने वाला हूं आप सभी को, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। मैं ये मान के चलता हूं, फिर कह रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसी प्रकार से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में दोस्तों संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या, और यहां से बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, बनते भी हैं। संख्या पद्धति, ठीक है। एक मिनट। अब संख्या पद्धति आपने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्या ये होती है, वास्तविक संख्या ये होती है, पूर्ण संख्या ये होती है, पूर्णांक ये होता है, अप्रिमेय ये होती है, अप्रिमेय। आपने सीधा रट्टा मारा होगा। अब हम बिल्कुल सीखेंगे कि एक्चुअल में होती है तो क्यों होती है, ये चीज हम सीखने वाले हैं। तो हम संख्या पद्धति को नहीं देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स यानी संख्याएं क्या होती है। दोस्तों एक लाइन में अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ आपके सामने, ये एक लाइन है, इस लाइन पे बीच में हमेशा 0 होता है, और जब इस साइड चलते हैं तो प्लस की संख्याएं आती है 1 2 3 4, और प्लस इन्फिनिटी तक दोस्तों चलती है। अगर इस साइड चलते हैं तो -1 -2 कुछ इस प्रकार से, और माइनस इन्फिनिटी तक चलती हैं। अब आपके जो नंबर्स होते हैं वो इन लाइन पे शो किए जाते हैं, इन लाइन के ऊपर उनको शो किया जाता है। अगर वो इन लाइन पे शो होते हैं तो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर से, और नहीं होते तो उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो यही बात मैं समझाने वाला हूं। आप देखेंगे नंबर्स, जो आपके नंबर होते हैं, जो कि आपकी संख्याएं होती हैं, ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। कौन कौन सी? एक तो दोस्तों आपका होता है रियल नंबर। देखो, एक तो होता है आपको दोस्तों रियल नंबर, ठीक है।
रियल नंबर, जिसे दोस्तों हिंदी में भी बताऊंगा, जिन्हें हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और एक आपका होता है इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, जिन्हें हम दोस्तों, ये वास्तविक है तो ये काल्पनिक हो गई है, ये काल्पनिक हो गई है। ये दो टाइप के नंबर होते हैं कि संख्या जो होती है, नंबर्स का मतलब हो गया दोस्तों संख्याएं। क्या हो गया? संख्याएं। संख्याएं दो टाइप की होती हैं, एक तो वास्तविक होती हैं यानी रियल नंबर, एक आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब आप समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। अभी मैंने बताया कि ये होती है दोस्तों एक तरीके से नंबर लाइन, इसको हम बोलते हैं दोस्तों नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। अगर वे संख्या है जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लाइन के ऊपर, क्योंकि इसमें जीरो भी होता है या 1 2 3 डैश डैश प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 डैश डैश माइनस इन्फिनिटी। तो यानी ये जो नंबर्स हैं, माइनस वाले नंबर्स हैं, माइनस में भी हैं, जीरो में भी हैं और प्लस में भी हैं। तो ये सारी क्या संख्याएं, ये सारी क्या संख्याएं होगी? ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होगी। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि वास्तविक संख्या क्या है, तो आप कह दोगे कि एक भी वास्तविक संख्या है, दो भी है, जीरो भी है, -1 भी है, -2 भी है। अब आप बता सकते हो कि वे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। और काल्पनिक, जो काल्पनिक है, जिनको हम इन नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इसका, फॉर एग्जांपल हम देखें कि -1 आ गया, अंडररूट माइनस के अंदर कोई डिजिट आती है वो काल्पनिक संख्या में आती है। अब वैसे तो इसका सिंबल -1 अंडररूट के अंदर उसे आयोटा बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका √-7 हो गया है, रूट माइनस आपका 11 हो गया है। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब आपका जो एग्जाम है, जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर इस इनका क्वेश्चन नहीं बनेगा, यानी इमेजिनरी नंबर से आपका प्रश्न नहीं बनेगा। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी में देख लो, उसके बाद आप रीट में देख लो, उसके बाद, क्योंकि यहां से जो प्रश्न बने उठेगा वो एसएससी के एग्जाम में उठता है। एसएससी के बड़े एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलता है। एनटीपीसी में उठ सकता था तो एनटीपीसी का हो गया, अभी मेंस में हो सकता है, लेकिन जो आपके एग्जाम में बताए उनमें नहीं उठे। अब नंबर इनका फॉर एग्जांपल ये नंबर्स क्या हो गए, इनका एग्जांपल कि डैश 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 -1 0 +1 डैश डैश प्लस इन्फिनिटी तक, ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए ये सारे वास्तविक संख्या। तो आपने क्या सीखा कि नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले जानते हैं नंबर्स को दो टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल नंबर वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्लस वाली भी है, माइनस वाली भी है, जीरो भी है। बाकी ये रूट के अंदर अगर माइनस लगा हुआ है तो वो एक काल्पनिक संख्याओं में होती है। अब हम देखेंगे कि ये जो रियल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है, इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आगे। इनके भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, वो अब हमें देखेंगे, नोट कर लो इसको। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्याओं को, ये कौन कौन सी होती है। तो यहां मैं, ये हो गया रियल नंबर, ये दोस्तों क्या हो गया, रियल नंबर। अब हिंदी आपको पता चल गई वास्तविक संख्या, ये दोस्तों दो टाइप की होती है। अगर इनके आप देखेंगे तो ये दोस्तों दो टाइप की होगी। एक तो आपकी होती है इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है, और एक दोस्तों आपकी होती है डेसिमल। क्या होती है, डेसिमल नंबर। बस में रियल नंबर है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके इंटीजर हो गए हैं, ठीक है, और दूसरा आपका डेसिमल हो गया है। अब इनको भी ना हम आगे डिवाइड करेंगे। इंटीजर यानी इन्हें हम हिंदी में दोस्तों पूर्णांक बोलते हैं, इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, हम पूर्णांक बोलते हैं। इनको हम दशमलव संख्याएं बोलते हैं, दशमलव, ठीक है। अभी हम इस पार्ट का एक बार बाद में डिस्कशन करेंगे पूर्णांक का, पहले हम डेसिमल के पार्ट को समझते हैं। ये जो पार्ट होता है आगे दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये आगे दो पार्ट में डिवाइड होगा। आपने इंटीजर को हम समझेंगे, पहले हम रियल नंबर में डेसिमल को समझ लेते हैं। इसमें होता है एक टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ये होता है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक हो गया टर्मिनेटिंग नंबर्स, एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इन्हें हिंदी में हम बोलते हैं शांत दशमलव, इन्हें बोलते हैं शांत दशमलव हिंदी में।
शांत दशमलव, और इनको बोलते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब इसका मतलब क्या हो गया आप समझेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हम पहले दशमलव को समझ रहे हैं, उसमें दो प्रकार की होती है आगे, शांत और अशांत। यानी शांत का मतलब चुप हो जाना, रुक जाना। यानी इन फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो पॉइंट के बाद में जैसे आ गया 15, तो ये पॉइंट के बाद एग्जैक्ट रुक गया, यानी आगे कोई भी संख्या और नहीं आएगी। यहां पर इसका आंसर आ गया, इसका मतलब ये शांत दशमलव। पॉइंट के बाद ये आ गया 176, ये आ गया। तो यानी पॉइंट के बाद में बार बार संख्याएं नहीं आती हैं, रुक जाता है, एग्जैक्ट आंसर अपना आ जाता है, तो वो शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत नहीं है, लगातार आ रही है संख्या, जैसे 0.222 ये जैसे चलती जा रही है। इस प्रकार से एक एक नंबर का बार बार आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से अगर 1 2 1 2 1 2 दो नंबर बार बार आ रहे हैं, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 176 176। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दशमलव संख्याएं हम समझ रहे हैं, इसको बाद में समझेंगे। दशमलव जो संख्याएं होती है जिसमें पॉइंट लगा होता है, सीधी सी बात तो ये। अब ये दो टाइप की होती है, एक तो शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। ठीक है, शांत का मतलब रुक जाना, एक नंबर के बाद में रुक जाती है वो संख्या, यानी पूरा पूरा भाग उसमें चला जाता है, तो उन्हें शांत दशमलव कहते हैं। लेकिन बार बार अंक की पुनरावृत्ति होती है, बार बार अंक की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 2 2 संख्या बार बार, ये 1 2 1 2 1 2 या 176 176, इस प्रकार से और भी बहुत से नंबर्स होते हैं, तो वो अशांत दशमलव में दोस्तों आते हैं। ठीक है, अब इसको नोट करें। अब इसी के अंदर हम सीखने वाले हैं कि इनका आगे हम क्या करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या समझ लिया, अब हमने ये समझा कि जो रियल नंबर है और जो डेसिमल नंबर है, तो हमने रियल नंबर के अंदर क्या देखा, एक तो इंटीजर को देखा और एक हमने दशमलव को देखा। मैंने कहा इंटीजर हम बाद में समझते हैं, हमने दशमलव संख्याओं को देखा। दशमलव संख्याएं मैंने आपके सामने डिस्कस की कि एक तो शांत होती है और एक अशांत, यानी टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हमने डिस्कस किया, एग्जांपल भी मैंने बताया कि एक समय के बाद जो संख्या रुक जाती है, यानी जिसकी आवृत्ति नहीं होती है, यानी रुक गए, एग्जैक्ट आंसर आ गया, वो पूरी डिवाइड हो गई है, वो शांत में आ जाएगा, और जो रुकता नहीं है वो इसमें। लेकिन यहां पर आप देखते हैं इसके भी दो पार्ट आगे, इसके भी दो पार्ट आगे होते हैं। एक तो होता है आपका रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। यानी रिपीटिंग का मतलब आवर्ती, बार बार आवर्ती अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं आवर्ती अशांत, यानी आवर्ती आ रही बार बार, अशांत रुक नहीं रहा है। और ये हो गया अनावर्ती अशांत दशमलव। अब देखेंगे, अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे कि पहला इसमें जो एग्जाम्पल है वो आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद में 3 3 3 3 3 3, ये देखो, ये पॉइंट के बाद मतलब अंक है वो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 3 3 बार बार रिपीट हो गया। इसका मतलब आवर्ती है, अशांत मतलब रुक भी नहीं रहा है और बार बार आ भी रहा है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर, अगर आप देखेंगे ये हो गया 25 ठीक है, 0 0 0 0। अब यार देखेंगे कि 0 0 0 रिपीट भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। यहां पर अगर आप देखें 176 176 176 डैश डैश, यानी अंक की बार बार आवृत्ति हो रही है, अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब अशांत दशमलव में रिपीटिंग नंबर्स ये होते हैं। अगर इसमें देखेंगे फॉर एग्जांपल, आप इसका देखेंगे कि पॉइंट क्या होता है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, यानी ये लगातार चल रहा है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो बार बार रिपीट हो रहा है ना। है तो दशमलव संख्याएं, लेकिन इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें संख्याएं रिपीट हो रही है। अब आप देखेंगे, अब इसका हम इन चीजों को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन चीजों को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब अगर देखेंगे तो 0.3333 डैश डैश है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 की बार लिख सकता हूँ, 0.3 की बार, तो ये बाया हो गया 3/9, ये हम इसको ये लिख सकते हैं, नो डाउट ठीक है। अगर ये देखो 25 0 0 0 0, तो मैं इसको लिख सकता हूं मैं 25 1/4,
इसको फ्रैक्शन में 3/9, इसको 1/4 में लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ 1/6 डैश डैश, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6 अपॉन में 999। ये कैसे आया ये आगे हम सीखेंगे, ये कैसे आया आगे सीखेंगे। अब आपने देखा कि जो आवर्ती अशांत दशमलव है ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट ये आ गया। ये किस फॉर्म में आ रहा है दोस्तों, ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है ना, यही तो प्रिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स होती हैं। यानी ये संख्याएं सारी क्या हैं, ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये प्रिमेय संख्याएं हैं। अब आपको समझ में आया कि प्रिमेय संख्याएं हैं जिन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, प्रिमेय संख्याएं हैं जिन्हें p/q फॉर्म में, यानी जिनको क्या है कि p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एंड q है वो नॉट इक्वल टू 0। p और q p/pq फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन q 0 दोस्तों नहीं होना चाहिए। इसका मतलब प्रिमेय संख्याएं कौन सी होगी, जो फ्रैक्शन में लिखी जा सकती है या फ्रैक्शन में लिखी जा सकती है। अब आपको सर ये मान लेते हैं कि 3 क्या प्रिमेय संख्या, बिल्कुल है। 1 नीचे लगा देंगे तो ये फ्रैक्शन बन सकता है, 1 नीचे लगा देंगे तो दोस्तों ये फ्रैक्शन बन सकता है। तो ये आपकी जो मैंने बताई कि यहां से एक रिपीटिंग अशांत दशमलव है, यानी आवर्ती अशांत दशमलव है, ये प्रिमेय संख्या होती है। अब कहोगे ये क्या, फिर ये रिपीट नहीं हो रही है, अंक कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर आगे चल रहा है, तो ये अगर प्रिमेय संख्याएं हैं तो इनको हम अप्रिमेय संख्याएं बोलते हैं। इनको हम अप्रिमेय संख्याएं दोस्तों बोलते हैं। अब अप्रिमेय संख्याओं में क्या आता है, रूट पाई भी आता है, रूट पाई भी दोस्तों ये आता है। तो आप देख सकते हैं कि वे संख्याएं जो अनावर्ती अशांत दशमलव होती हैं वो क्या आती हैं, अपरिमेय संख्याएं। आपसे सीधा सीधा प्रश्न उठाएगा, सीधा सीधा लैंग्वेज का प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पर कि आवर्ती अशांत दशमलव लैंग्वेज पूछेगा। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि ये प्रिमेय संख्याएं हैं और ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब समझ में आया, क्योंकि प्रिमेय संख्याओं को p/q फॉर्म में हमें लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, अब तक हमने दशमलव संख्या के बारे में पढ़ा है। दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है, शांत दशमलव, अशांत, ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये आगे 2 टाइप की होती हैं, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। यहां से क्या निकल के आया, यहां से प्रिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकल के दोस्तों आ गई। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर, जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। नोट करें इसको दोस्तों। रियल नंबर के 2 पार्ट थे, एक तो इंटीजर था जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, एक था डेसिमल जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से। अब इंटीजर जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं, ये भी दोस्तों 2 टाइप के होते हैं आपके। एक तो होता है आपका ऋणात्मक यानी नेगेटिव, यानी ऋणात्मक संख्या, और एक आपकी होती है पॉजिटिव यानी धनात्मक। अब आप देखिए ऋणात्मक संख्याओं में क्या होगा, ऋणात्मक के अंदर दोस्तों आपका -1 है, यहां से -2, -1 है ना, -5, -3, जो माइनस के अंदर संख्याएं हैं वो आपकी ऋणात्मक हो गई हैं। धनात्मक में क्या आ गया, धनात्मक में आपका हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसके अंदर कहीं ना कहीं 0 भी नहीं है, तो 0 ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक में उसको हम काउंट करते हैं। 0 एक सेपरेट रहेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं 0, ठीक है। 0 एक अलग रहेगा, ना तो उसे धनात्मक में हम काउंट करेंगे, ना ही हम उसे ऋणात्मक में दोस्तों काउंट करने वाले हैं। तो आपसे धनात्मक संख्या पूछेगा, ये ऋणात्मक पूछे तो आपको ये बताना है, और पॉजिटिव पूछे तो ये। आपने देखा इंटीजर है, पूर्णांक है, उसके अंदर देखो पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आ गई, आपको माइनस वाली भी आ गई है, आपको 0 भी इसके अंदर आता है, बिल्कुल आता है, इसमें ये भी आता है। अब देखें ये जो संख्याएं हैं सीधी की सीधी 1 2 3 4 5, इतना जो एक ऑर्डर है, ये एक सेट है, इसको दोस्तों हमें प्राकृत संख्याओं के नाम से जानते हैं, प्राकृत संख्याओं के नाम से जानते हैं, जिसे हमें नेचुरल नंबर। और आपने देखा होगा कि लगभग किसी नेचुरल नंबर और किसी कोचिंग्स में चले जाओ, ये कोई टीचर लगभग आपको पहले यही बताएगा कि ये प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण है, ये वास्तविक है, ये वो है, और याद रखो इसको। तो अब हमने देखो आपके सामने क्रिएट किया कि कैसे इसको करना है। उसके बाद में क्या होता है, जब 1 2 3 1 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी जो 1 से स्टार्ट होंगी 1 2 3, वो सारी
प्राकृत संख्या में आती हैं, लेकिन उसके बाद में जीरो अगर साथ में लें, अगर हम 0 1 2 3 बोले तो ये जो एक पूरा ऑर्डर सेट होगा, साथ में ये जो पूरा ऑर्डर सेट होगा, जीरो को साथ में अगर लेके चलें तो इन्हें दोस्तों हमें पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इनको पूर्ण संख्या में बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं में जीरो भी दोस्तों इंक्लूड होता है, यानी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 होती हैं, स्टार्ट जीरो आ गया तो पूर्ण संख्याएं। अब प्लस वाली भी आ गई, जीरो भी आ गया और माइनस वाली और ले लेते हैं तो वो सारा ऑर्डर सेट बन जाता है इंटीजर यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक में सारी संख्याएं सम्मिलित होती है। अब जो ये प्राकृत संख्याएं आपकी है ना, ये भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है। जो प्राकृत संख्याएं हैं ये भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो प्राइम नंबर होता है ना, अभाज्य संख्या, और एक होता है आपका भाज्य संख्या। तो अब उसको भी हम देख लेते हैं, उसके रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो नोट करें दोस्तों इसको। अब हम सीखते हैं थोड़ा सा कि प्राकृत संख्याओं में कितने पार्ट होते हैं। दो पार्ट होते हैं। एक तो दोस्तों आपका होता है अभाज्य संख्याएं, ठीक है, और जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ये प्राइम नंबर हो गया और ये आपका कंपोजिट नंबर्स। अब अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो सिर्फ या तो 1 और या वो स्वयं से डिवाइड होती है। ध्यान करना है, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कौन सी होती हैं? जो या तो 1 से या खुद से विभाजित होगी, यानी इनके जो फैक्टर होंगे ना, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, इनके जो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड दो ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं, यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं कि 3 है। अब 3 का फैक्टर क्या होगा? 3 है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा ना, और ये खुद से ही डिवाइड होगा 3 से। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हो गए? इसके 2 फैक्टर हो गए। इसी प्रकार से मैं देखूं 5 है, 5 या तो 1 से डिवाइड होगा और या ये 5 से। क्या दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से डिवाइड होगा? क्या नहीं होगा। यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं तो वो या तो 1 से या स्वयं से विभाजित होती है, यानी उनके फैक्टर 2 ही होते हैं, इसलिए उन्हें हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। उन्हें अभाज्य संख्याएं हमें बोलते हैं। अब यहां पर आप देखोगे 2, तो हम 2 भी ले सकते हैं। 2 क्या है? 1 से डिवाइड होता ही है और ये 2 से अपने आप से भी होगा, लेकिन किसी तीसरे नंबर से नहीं होगा, तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है। 2 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर आप देखेंगे इसका जो हम देखते हैं, इसका एक सेट बनाएं, यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये हो गया दोस्तों। चलो इसको मैं पहले उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ में, फिर इसमें थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। पहले आगे अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो 1 से या स्वयं से। अब ये जो होती है भाज्य संख्याएं, इनके गुणनखंड कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये 1 से भी विभाजित होगी, खुद से भी होगी और एक तीसरे नंबर से भी होगी। यानी ये जो संख्याएं होगी ये 1 से तो होगी, 1 से होगी, स्वयं से होगी और कोई तीसरा नंबर जो है उससे भी। यानी इनका जो फैक्टर होंगे ना, इनके जो गुणनखंड होंगे वो 3 या 3 से ज्यादा हो सकते हैं। मिनिमम 3 होंगे या 3 से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे इसका, अगर आप देखें कोई 10, ये 10 संख्या है, ये 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 1 से जा सकता है, इसमें 2 का भी जा सकता है, इसमें 5 का भी दोस्तों जा सकता है और इसमें 10 का खुद का भी जा सकता है। यानी आप देख सकते हैं कि 1 का भी जा सकता है, इसमें ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 5 से भी हो सकता है और ये 10 से भी हो सकता है। यानी 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा इसके दोस्तों गुणनखंड है। इसका मतलब ये संख्या भाज्य संख्या में आती है। ये किस में आती है? भाज्य संख्याओं में काउंट होती है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यहां पर एक जो नंबर है, एक नोट करके लिखना, एक जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि एक न तो भाज्य है न अभाज्य। चलो मैं यहां लिखता हूं स्टार बना के, तो एक न तो भाज्य है, क्यों है बताऊंगा मैं। न तो भाज्य संख्या है और न ही क्या है, न ही अभाज्य संख्या है। ये स्टार करके लिखना है कि एक ना, जो एक है वो न तो भाज्य संख्या में काउंट होता है,
और न ही अभाज्य संख्या में। अब कैसे? क्योंकि अगर इसको हम भाज्य संख्या में लेंगे, अगर एक को मैं भाज्य संख्या मानता हूं तो इसके फैक्टर कितने होने चाहिए? इसके फैक्टर होने चाहिए 2। अब देखो एक है ये, अब देखेंगे एक है, अब ये खुद से तो डिवाइड हो गया, लेकिन दूसरा इसका फैक्टर है कोई क्या? दूसरा नहीं है, इसका मतलब 2 फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये भाज्य तो नहीं हो सकती, फिर ये भाज्य तो नहीं हो सकती। अब सॉरी अभाज्य होगा, 2 है ना, अभाज्य नहीं होगा। अब ये भाज्य संख्या बनाने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 3 चाहिए फैक्टर, तो ये इसका एक ही है, 2 और चाहिए, तो 2 तो नहीं है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या भी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, दोनों ही संख्या नहीं है, अलग है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बार पूछते हैं कि एक भाज्य है या अभाज्य, तो ये दोनों ही संख्या नहीं है। क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस अभाज्य के लिए हमें 2 फैक्टर चाहिए और भाज्य संख्याओं के लिए हमें कम से कम मिनिमम 3 फैक्टर चाहिए, 3 गुणनखंड चाहिए, तब जाके भाज्य होंगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये नोट कर लो, आप अच्छे से लिख लो। अभी देखते हैं थोड़ा सा इसमें और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी हमने सीख लिया कि प्राकृत संख्याएं 2 प्रकार सीखे, अभाज्य और भाज्य। तो भाज्य का तो जितना मैंने बताया वो हो गया। अब इससे रिलेट कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो अगर अभाज्य संख्याओं में देखोगे तो कहां से स्टार्ट होगी? 2 से, क्योंकि एक तो न तो भाज्य है न अभाज्य, 2 से होगी। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, डैश डैश, इस प्रकार से लेगी। तो पहला ये प्रश्न बनता है कि ये जो 2 है, आप देख रहे हो ये 2 है, ये पहला क्वेश्चन ये बनता है यहां से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2 है। और सबसे छोटी आप देख सकते हैं, दूसरा बनता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या यानी 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक अभाज्य ऐसी संख्या जो कि सम है। बाकी जितने भी संख्याएं आएंगी ना वो सारी की सारी विषम होंगी। खाली 2 ही एक ऐसा अंक है जो कि सम संख्या है और अभाज्य है। तो यानी सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या है तो 2 है। ठीक है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो वो भी क्या है? 2 है। तीसरा प्रश्न बनता है, हमसे पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, 1 मिनट के लिए डायरेक्ट पूछता है कि 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से लेकर 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, या 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य? 3 ही आपको दोस्तों याद रखने हैं। सीधा पूछता है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है आपको दिखाई दे रहा है इधर क्या? इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ठीक है अब देखो 1 से 50 के बीच में दोस्तों यहां पर होगी 15, 50 से 100 के बीच में होती है 10, और 1 से 100 के बीच में 25। कितनी होगी? 25। तो ये कुछ क्वेश्चंस अभाज्य संख्याओं को लेकर दोस्तों बन सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि प्राकृत संख्याएं क्या है इसमें, और शुरू में हमने सीखा कि नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या होते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, सारी बातें हमने डिस्कस की। कोई भी ऐसी चीज जो मैंने आपको रटवाई हो ऐसा कतई नहीं हुआ है। एक एक चीज को बारीकी से मैंने आपको समझाया है, क्योंकि मैं क्लास मैंने शुरू की तभी मैंने बोला था कि मैं ये मानता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, इसी वजह से आपको शुरू से मैंने सिखाया। तो क्लास आज की यहीं फिनिश करते हैं। क्वेश्चंस कराना मेरा कोई मोटो नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप सीखें। जब तक हम घर की नींव मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम मकान खड़ा नहीं कर सकते मजबूती के साथ में। ठीक है, लगातार आपको बने रहना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के आपको करना है, जिससे कि सभी साथी जुड़ पाएं और क्लास को बेहतरीन तरीके से हम आगे तक लेके जा पाएं। तो उम्मीद करता हूं इन बातों को आप फॉलो करेंगे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपकी तरफ से और हम भी आपके लिए मेहनत करते रहें। नेक्स्ट क्लास में जल्द मुलाकात होती है। जय हिंद,